एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज लॉ। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एजेंसी के बारे में, डीप कॉन्सेप्ट अबाउट द एजेंसी एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एजेंसी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एजेंसी के बारे में। आज एजेंसी क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट 2 में और एजेंसी के एसेंशियल्स क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 का। आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर इसको आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना कॉन्ट्रैक्ट 2 से एजेंसी से आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन एजेंसी से और पार्टनरशिप से ही आते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें एजेंसी का मतलब क्या होता है, तो ये लैटिन टर्म्स है। लैटिन वर्ड से आता है एजेरा। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, टू डू और टू एक्ट, करो या किसी के लिए आप करो, टू डू और टू एक्ट। एजेरा से आता है, इसका लैटिन वर्ड से एजेरा से आता है टू डू और टू एक्ट। ठीक है, इसका मतलब अब मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजी करती हूँ कि एजेंसी होता क्या है। समटाइम क्या होता है ना, बहुत बड़े 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 बिजनेसमैन होते हैं, अंबानी फॉर एग्जाम्पल, अंबानी है। ठीक है, वो जो भी वर्क करते हैं वो खुद नहीं कर रहे हैं, उनकी बहुत सारे क्या है, एजेंट। ठीक है, तो जो एजेंट होते हैं ना उनके बिहाफ पे वो वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं तो मतलब अंबानी की फैमिली और अंबानी का बेटा खुद इन्वॉल्व नहीं है उसमें, वो किसी को हायर किए हैं, दैट पर्सन कॉल्ड एजेंट। और वो जो एजेंट है ना उनके बिहाफ पे काम कर रहा है। ठीक है, वो होते हैं। मान लो कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत बड़ी बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल, वो भी सकता है ट्रू भी हो जाए। ठीक है, तो मान के चलिए कि मैं एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन हूँ, बहुत बड़ी बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे से ना ये सब चीजें संभला नहीं जा रहा है मेरे बिजनेस। तो मैंने क्या किया, एक एजेंट रख लिया, और वो एजेंट क्या कर रहा है ना, वो मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है। ठीक है, ए पर्सन हु एम्प्लॉय टू डू एन एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद द थर्ड पर्सन। जो एजेंट है ना, सेक्शन 182 में डिफाइन है आपका क्या एजेंसी के, व्हाट इज एजेंसी। एजेंसी का उसने मतलब नहीं बताया कि एजेंसी होता क्या है। द टर्म कैन, द एक्ट इज नॉट डिफाइनिंग द व्हाट इज अ एजेंसी, बट ओनली ही डिफाइंड कि हाउ वर्क्स एजेंसी, हाउ द वर्किंग आर गोइंग ऑन इन एजेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एजेंसी कैसे हो रहा है ये बता रहा है। एजेंसी का टर्म नहीं कि एजेंसी है क्या, ये नहीं बताया, क्या है ये बता रहा है। ठीक है, ठीक है, तो एजेंट उसमें बताया है कि एक एजेंट होता है, एक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो एजेंसी क्या होता है, एजेंसी का मतलब होता है कि समवन, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट, वो कोई काम करता है, वो खुद के लिए नहीं कर रहा, फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। मान लो कि मैं एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन हूं, टेक एन एग्जांपल, सौम्या इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन। उसने क्या किया, एक पर्सन को हायर कर लिया, साक्षी। ये पर्सन को मैंने हायर किया, एजेंट बनाया, ये मेरे लिए काम कर रही है, ना कि खुद के लिए कर रही है। अगर ये खुद के लिए करती, ये बड़ी बिजनेसमैन होती तो खुद का एजेंट रखती। ठीक है, समझ में आया। तो सौम्या ने साक्षी को एजेंट बनाया, और एजेंट क्या कर रहा है, ये किसी और, वो किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए काम कर रहा है। ठीक है, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, मेरे को कर रहा है कि ये चीजें हैं, ये काम है, वो जो है मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उसी का काम है ना भाई। वो काम उसी मेरा ही है, मेरा काम वो संभाल रही है, तो मेरे को ही तो रिप्रेजेंट करेगी। ये थोड़ी कहेगी कि ये मेरा बिजनेसमैन है, मैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरा काम है, वो मेरे को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, डीलिंग विथ थर्ड पर्सन। मान लीजिए यहाँ पे कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन है, आकृति। ठीक है, आकृति, तो ये थर्ड पर्सन। ठीक है, इसने मैंने इसको काम दिया, ये क्या कर रही है, इससे डील कर रही है कुछ ट्रांजैक्शन को लेके। ये खुद नहीं अपने ट्रांजैक्शन को कर रही है, बल्कि इससे करवा रही है, इसीलिए इसको एजेंट कहा गया है। और मैं कौन हूँ, प्रिंसिपल हूँ, क्योंकि मैंने इसको हायर किया है। द पर्सन whom सच एक्ट इज डन। इसमें इस डेफिनेशन में ये नहीं बताया है कि
प्रिंसिपल कौन है, बट ये बताया गया सिंपल की प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या काम कर रहा है। तो प्रिंसिपल क्या कर रहा है, प्रिंसिपल द फॉर whom सच एक्ट इज डन, जिसके लिए वो काम करा जा रहा है वो इंसान क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ। और जो पर्सन कोई काम कर रहा है, किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है, डीलिंग विथ थर्ड पर्सन कॉल्ड अ एजेंट। समझ में आया, फिर से बता रही हूँ। एजेंट कौन है, एजेंट वो पर्सन है जो काम कर रहा है किसी और के लिए, किसी और के लिए काम कर रहा है और रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और को। वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करे, किसी और के काम, किसी और को रिप्रेजेंट करते हुए कि मैं इसका काम संभालता हूं, मैं इसका एजेंट हूं, मैं तुमसे डील करूंगा, ये एजेंट है। अगर वो एजेंट नहीं होता तो वो किसी और को रिप्रेजेंट ना कर रहा होता। ठीक है। प्रिंसिपल कौन होता है, जो अपॉइंट कर रहा है, जिसके लिए वो सारे काम किए जा रहे हैं, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है यहाँ पे वो किसके हैं, वो प्रिंसिपल के हैं, और प्रिंसिपल के लिए काम किया जा रहा है, इसीलिए उसको प्रिंसिपल कहा जा रहा है। और डीलिंग विथ थर्ड पर्सन का क्या मतलब है, हम किसी को डील कर रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए, बी और सी। ए जो है ना वो अपॉइंट का एक एजेंट, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कुछ भी है, वो अपने कामों को से नहीं संभाला तो अपना एजेंट रख दिया ताकि उसके जिस भी रिस्पेक्टिव में वो काम करेगा। बी एक बन गया एजेंट। अब ए का जितना काम होगा ना वो बी करेगा, तो वो दूसरे से ही तो करेगा। हो सकता है सी हो, डी हो, ई हो। ये मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन का काम है ई से, ई ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ई ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया बी से, तो वो बी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो ए का कॉन्ट्रैक्ट है, बट उससे क्या करा, वो डील करा वो। लेकिन हाँ, बी जो है ना ए को रिप्रेजेंट करते हुए कर रहा है, ऐसा नहीं वो बी को दिखा रहा है। जब मैं आपको राइट्स और ड्यूटीज बताऊंगी तो उसमें समझ में आएगा कि बी का क्या क्या वर्क है, वो क्या कैसे कैसे वर्क कर सकता है। अभी बस आप इतना समझिए कि ए का काम जो है बी संभाल रहा है, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, बी रिप्रेजेंट करते हुए ए को काम कर रहा है। और किससे डील कर रहा है, थर्ड पर्सन से, सी डी ई कुछ भी हो सकता है। तो इसी को कह रहे हैं एजेंट। और प्रिंसिपल जिसका काम हो रहा है, फॉर हुम सच एक्ट इज डन, इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल। समझ में आया। अब आते हैं हम इसेंशियल्स पे। इसेंशियल्स क्या होते हैं आपके एजेंसीज के। तो सबसे पहला जो क्या कहते हैं वो है ना, सबसे पहले है इसेंशियल अग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। There must be a mutual agreement. It can may be expressed or written or no consideration is required. Section 185. Understood. इसका मतलब ये है कि मैंने जैसे बताया कि एक प्रिंसिपल है और एक एजेंट है। तो प्रिंसिपल जो है ना, एजेंट जो है ना उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, वो उसका काम कर रहा है, वो खुद का काम नहीं कर रहा है। तो इन दोनों में म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ हम इस प्रोस्पेक्टिव से काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी मान लीजिए काम है, तो इसी रिस्पेक्ट में काम कर रहा है, तो म्यूचुअल अग्रीमेंट है दोनों के बीच में कि मेरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि ए का जो है, मान लीजिए पी का, यहाँ पे पी जो प्रिंसिपल है उसका जो काम है ना, हो सकता है कि एजेंट बन के मान के चलिए कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, तो जो भी कर रहा है उसके उसका जो वर्क है वो उन दोनों में डिसाइडेड है कि मेरा ये प्रिंसिपल का ये वर्क है, उन दोनों में म्यूचुअल एग्रीमेंट। उसके रडार के बाहर नहीं जा सकता एजेंट। ऐसा नहीं कि बिजनेस छोड़ के वो ब्रोकर का काम करने लगे, नहीं। जो अग्रीमेंट, मान लीजिए कि ब्रोकर का वर्क हो प्रिंसिपल, जो जो असाइन किया गया है क्या कहते हैं एजेंट को, वो उसी में करेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में म्यूचुअल अग्रीमेंट है। ऐसा नहीं है कि पी ने कुछ बोला और ए ने कुछ और कर रहा है, ऐसा नहीं था। प्रिंसिपल ने कुछ और काम दिया है और ए अगर जो एजेंट है वो कुछ और काम कर रहा है या वो नहीं कर रहा है, तो दोनों के बीच में म्यूचुअल अग्रीमेंट। और ये म्यूचुअल अग्रीमेंट कैसे हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब इन राइटिंग हो सकता है, वो राइटिंग में बताए कि देखो ये मेरा कारोबार है, ऐसे ऐसे तुमको करना है, ऐसे ऐसे डील करना है, ये इतना पैसा मिलेगा, मुझे तुम इतना ला के दे दोगे, ऐसे ऐसे तुम ला के दोगे। इम्प्लाइड वो मुंह जुबानी भी बोल सकता है। एक्सप्रेस और रिटर्न, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कहाँ डिफाइन है आपका कॉन्ट्रैक्ट में, सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
ये सारी चीजें आप मेंशन करोगे। अगर एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज एजेंसी, यू राइट इट, व्हाट इज एजेंसी, व्हाट आर द एसेंशियल, व्हाट आर द पार्टीज ऑफ एजेंसी, क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट पार्टीज है, तो ये चीज आप लिखोगे, ठीक है। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि विदाउट अग्रीमेंट, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो विदाउट अग्रीमेंट is without, no, no, sorry, without consideration and agreement is a void। ये आपने पढ़ा होगा सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां लिखा है कि व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि जब यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन रहा है, यहाँ पे कैसे, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 185 में कि नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। सी माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो जरूरी नहीं है कि उसी टाइम कंसिडरेशन हो। अच्छा हाँ, कंसिडरेशन जिसको नहीं पता वो पहले समझो कि कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न विच इज मेंशन अंडर द सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंसिडरेशन मतलब ये है कि जब आप मुझे, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे प्रॉपर्टी खरीद रहे, हम आपसे प्रॉपर्टी कुछ खरीद रहे हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने के बदले में मैं आपको कुछ पैसा दे रही हूँ, सो समथिंग इन रिटर्न, आपको मैंने प्रॉपर्टी दिया, आपने उसके बदले में मुझे पैसा दिया, इट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो अग्रीमेंट वैलिड नहीं होती है, वॉइड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि जब एजेंट को हम हायर कर रहे हैं तो हो नहीं, ये ऐसा नहीं होता कि हर 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 जो भी वो काम कर रहा है, मान लीजिए कि वो एक महीना में प्रिंसिपल का 6-7 काम किया हो, मान लीजिए कुछ बिजनेस से किया हो, कुछ किसी से और से किया हो, तो उसको हर टाइम ना कंसिडरेशन मिले। हो सकता है कि एजेंट जो उसको कुछ कमीशंस देता हो तो वो कमीशन एक्सेप्टेड है। हो सकता है कि वो उसको कुछ मंथली सैलरी दे रहा हो प्रिंसिपल। तो जरूरी नहीं कि हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर उसके कॉन्ट्रैक्ट में या हर जब भी वो काम कर रहा है प्रिंसिपल के लिए तो उसको कंसिडरेशन दे एजेंट प्रिंसिपल, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि एजेंट का कुछ कमीशंस देता हो प्रिंसिपल। जरूरी नहीं है कि हर टाइम उसको जो भी वो काम कर रहा है उसके बदले में उसको कुछ पैसा दे, नहीं। अगर उन दोनों में अग्रीमेंट है ए और बी में तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो एजेंट को उसके बदले में उसको पैसा मिले, कुछ मॉनेटरी कंपनसेशन दे या उसको फाइनेंशियल, नहीं, जरूरी नहीं। हो सकता है कि उसका एक मंथली उसका उसके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे प्रिंसिपल को कि मैं तुम्हें ऐसे पैसा दूंगा, कमीशन के फॉर्म में दूंगा, ऐसे दूंगा, मंथली डिसाइड, वो उसके ऊपर है। तो उसके लिए वो काफी है। जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजेक्शन पे उसको एक क्या मिले, कंसिडरेशन मिले, किसको, एजेंट को। ठीक है, अंडरस्टूड। तो समझ में आया कि जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन उसको मिले। अब मैं एग्जांपल समझाती हूँ। ए जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने बी को अपॉइंट किया कि तुम मुझसे कुछ गुड्स ले लो। कितने गुड्स लोगे, 50 लाख गुड्स ले लो, मेरे पास 50 लाख, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसी का काम करता है, ठीक है। और तुम इसको सेल करो इन मार्केट, ठीक है। तो बहुत सारे पार्टीज से मिलेगा, सी को बेचेगा, डी को बेचेगा, ई बेचेगा, एफ को बेचेगा, यही है थर्ड पार्टी। अब समझ में आए, यही सब है थर्ड पार्टी, जितने लोग को बेचा। बट ए और बी के बीच में म्यूचुअल अग्रीमेंट ये होता है कि हर एक सेलिंग पे तुम्हें मैं 5% जो है तुम्हें दूंगा, उसमें तुमको मैं पैसा दूंगा 5% हर सेलिंग पे। बोनस के में हो सकता है ये दिया, हो सकता है बोनस उसको दे, कुछ इंसेंटिव दे वर्क को, तो उतना ही काफी है कंसिडरेशन उसके लिए। तो इसीलिए लिखा है नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। तो जरूरी नहीं है कि उसके हर ट्रांजेक्शन पे उसको जो है उसको कुछ पैसा मिले। तो इसी तरह ये वर्क करता है, कमीशंस दे रहा है, बोनस दे रहा है, इंसेंटिव्स दे रहा है, दैट इज इक्वली अमाउंट टू अ कंसिडरेशन, ठीक है। अब हम आते हैं इंटेंशन टू एक्ट इन द बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल। द एजेंट मस्ट इन द नेम ऑफ अ बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, नॉट फॉर द पर्सनल पर्पस। उसको 50 लाख के 50 लाख सामान दिया है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि वो अपने बिहाफ पे बेच रहा है, वो उसके बिहाफ पे बेच रहा है, ठीक है। तो इंटेंशन जो होना चाहिए ना वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सामान को टुकड़े टुकड़े करके उसको 50 लाख के बगल में 100 लाख बेच दिया और वो खुद कमा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटेंशन एक्ट इन द बिहाफ ऑफ ए प्रिंसिपल, अगर जितना प्रिंसिपल ने पूछा है वो ऐसे ही करेगा, उसके एक्ट पे ही वो वर्क करेगा। फिर आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ ए प्रिंसिपल।
द प्रिंसिपल मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। मेजर मतलब वन हु अटेन्स द मेजोरिटी एज, 18 और 21 होता है, पता है आपको मेजोरिटी एज क्या होती है? लड़कियों की कितनी होती है? 18 होती है, और 21 किसकी होती है? बॉयज की होती है। तो मस्ट बी अटेन अ मेजोरिटी ऑफ एज। और साउंड माइंड मतलब वो क्या होना चाहिए? वो साउंड माइंड का होना चाहिए, अनसाउंड का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब यू पागल होता है। अनसाउंड माइंड का मतलब कि एबनॉर्मल पर्सन हु आर नॉट एबनॉर्मल इज कॉल्ड अस अनसाउंड माइंड। मेजर मतलब अटेन अ मेजोरिटी एज, एज का होना चाहिए, मेजोरिटी एज का। ठीक है, द एजेंट में बी माइनर बट ही कैन नॉट हेल्ड बी अ लाइबल टू अ प्रिंसिपल। मान लीजिए कि एजेंट जो है वो माइनर है, बट ही कैन नॉट हेल्ड टू ए लाइबल अ प्रिंसिपल। ठीक है, जो एजेंट होगा वो माइनर होगा, बट वो किसी को हेल्ड लाइबल नहीं कर सकता प्रिंसिपल को, अगर वो माइनर हुआ तो। ठीक है, अब आते हैं लॉफुल पर्पस। लॉफुल पर्पस, लॉफुल ऑब्जेक्ट, इट इज द मेन इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो लॉफुल पर्पस के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट किए हो इलीगल पर्पस के लिए, ड्रग्स बेच रहे हो, नहीं होना चाहिए। जो चीज डिसबार्ड बाय लॉ है आप उसको नहीं कर सकते, यही होता है लॉफुल पर्पस। द एजेंसी मस्ट बी क्रिएटेड फॉर द वैलिड पर्पस। उसके बाद क्या है? 5, कंट्रोल ऑफ प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल शुड हैव राइट टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एजेंट एक्शन ऑफ ए सम एक्सटेंट। वो कंट्रोल कर सके किसको? प्रिंसिपल को। ठीक है, द प्रिंसिपल शुड हैव द राइट टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एजेंट, एजेंट को वो कंट्रोल कर सके, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एक्शन मन बी सम एक्सटेंट। ठीक है, क्रिएशन ऑफ अ लीगल रिलेशनशिप। जब तक आप लीगल रिलेशनशिप नहीं होगा आप उसको क्लेम नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप फ्रेंडली रिलेशन में कॉन्ट्रैक्ट कर दिए हो, ऐसा नहीं होता है। वाइफ और हस्बैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। दे कैन बी डू सो, बट आपका इंटेंशन होना चाहिए कि लीगल रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं कि हवा में है, दोस्त यारी में हम कर लिए, लव एंड अफेक्शन में कर लिए, तो बाद में उसको क्लेम नहीं कर पाओगे ना आप कोर्ट में। कोर्ट ये कह देगी कि आपने ये लव अफेक्शन में किया है, ये रिलेशनशिप फ्यूडिशरी रिलेशनशिप में आ रहा है। जब आप पढ़ोगे फ्यूडिशरी, इसमें मैं बताऊंगी फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, तब समझ में आएगा कि फ्यूडिशरी का मतलब ये होता है कि आप किस एक्सटेंट पे आप कर सकती हो। ठीक है, बहुत बड़ा एग्जांपल हस्बैंड और वाइफ फ्यूडिशरी रिलेशनशिप में आते हैं, ट्रस्ट होता है उन सब में। तो ठीक है, तो एजेंट मस्ट बी अथॉरिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल, मतलब उस प्रिंसिपल को बाइंड कर सके। अगर लीगल रिलेशनशिप नहीं होगा तो आप बाइंड नहीं कर पाओगे। आप हवा हवाई में कॉन्ट्रैक्ट करोगे और कहोगे कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, नहीं। आपका ऐसा क्रिएशन होना चाहिए कि जो लीगल रिलेशनशिप हो, जो अगर नहीं होता है ब्रीच होता है, ताकि आप कोर्ट ऑफ लॉ में उसको स्यू कर सको। नहीं कर पाओगे अगर वो लीगल रिलेशनशिप में नहीं है। लीगल रिलेशनशिप का क्या मतलब है? मान लीजिए कि अनजान पर्सन है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइटिंग में दिए, तो वो एक लीगल रिलेशनशिप हुआ। हवा हवाई में, हाँ ठीक है तुमको मैं 10 पाउंड दूंगा, तुम मेरे बिहाफ पे काम कर लेना, ये लीगल रिलेशनशिप नहीं है। लीगल रिलेशनशिप का मतलब ये कि आपका इंटेंशन होना चाहिए कि नहीं आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपका इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, मेलाफाइड इंटेंशन होना चाहिए आपका, मैं सॉरी, गुड इंटेंशन होना चाहिए, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए आपका। लीगल रिलेशनशिप का ये मतलब है। ठीक है, तो ये आपका खत्म हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।